हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी गए थे। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा था। जैसे अगर मैं पीछे जाऊँ प्रीवियस पेजेस पे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में देखा था। मेटालिक कैरेक्टर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एनर्जी एंड साइज ऑफ एटम, रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देखा था और काफ़ी डिटेल में देखा था। ठीक है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को प्रीवियस लेक्चर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको देखो यहाँ पे होता क्या है, बुक्स में एक लिखने का मेथड होता है कि पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है ऑलवेज, उसके बाद में ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती है। ठीक है, आप कहीं भी बुक में देख लें, किसी भी बुक में देख लें, अगर केमिस्ट्री की है तो वो ऐसे ही ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, सो आपको क्या चाहिए, आपको वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री एक माइक्रोस्कोपिकली चीज़ होती है। ठीक है, जिसको समझने के लिए हमको पहले उसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया था मैंने। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि इससे हमको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स और भी बनाने हैं और मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, विदाउट स्किप किए कोई भी लाइन, ठीक है, या कोई भी कितना भी हार्ड टॉपिक हो, मैं उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे। सो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और आपके जो भी डाउट्स हों तो आप उससे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट जो होता है, कितना रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी न किसी डेटा पे डिपेंड करती हैं। ओके, क्योंकि जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर और एसिटिक एसिड लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसको हम जनरली क्या करते हैं, इनके कुछ मेथड्स पढ़ते हैं और क्यों होता है, इनके कुछ रीजंस जानते हैं, लॉजिक्स जानते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी केमिकल रिएक्टिविटी के लॉजिक्स हैं। ठीक है, और इन लॉजिक्स के पीछे कुछ डेटा भी होता है। ठीक है, जहाँ से लॉजिक बनते हैं। तो डेटा या एक्सपेरिमेंटल डेटा जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उनको समझना। ठीक है, क्योंकि रियल में वही चीज़ सच होती है, बट उनको लिखा जाता है थ्योरेटिकल फॉर्म में बुक्स में, जिससे हम लोग ईजिली तरीके से उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, सो मैं जो भी डेटा कहीं पे होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे सारी थ्योरी लिखी जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। द एलिमेंट इन द दिस ग्रुप आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव। ठीक है, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं जनरली, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये जनरली अनरिएक्टिव होते हैं। और डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, बट रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। द M2+ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था ग्रुप 14 के, कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की साइड में आते हुए बढ़ती चली जाती है स्टेबिलिटी, और ऊपर की साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है। ठीक है, इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में सीखना है तो आप इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी को डिस्कस करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट को। सो वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप पहले सीखना चाहते हैं तो ग्रुप 13 एलिमेंट में मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही इसको एक्सप्लेन किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहाँ से भी सीख सकते हैं। सो देखते हैं, लेड ऑफन अपीयर्स मोर नोबल अनरिएक्टिव। ठीक, मोर नोबल का मतलब, अनरिएक्टिव का मतलब बहुत लेस रिएक्टिव होता है लेड। ठीक है, अब लेस रिएक्टिव क्यों होता है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, -0.13 होता है। ठीक है, और माइनस में अगर है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस में है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा मतलब कॉमनली रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बट ये रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, रिएक्टिव होना चाहिए बट ये रिएक्टिव नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है, इसके दो रीजंस हैं। द अनरिएक्टिवनेस इज पार्टली ड्यू टू सरफेस
coating of oxide and partly due to high over potential for the reduction of H plus to H2 at PV surface। तो यहाँ पे जनरली दो रीजन होते हैं लेड के अनरिएक्टिव होने के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेड के अनरिएक्टिव होने की क्या वजह होती है, तो दो रीजंस होते हैं। पहला तो लेड जो होता है अगर जनरली हम लोग एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाता है उसके ऊपर, PbO2। ठीक है, PbO2 लेड ऑक्साइड की सरफेस उस पर बन जाती है, और जब PbO2 की सरफेस बन जाएगी तो ये अब क्या करेगा, ये PbO2 की तरह वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आएगी इस पे रिएक्शन के लिए, तो ये इसकी लेयर जो होगी वो PbO2 की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये Pb की तरह नहीं, PbO2 की तरह रिएक्ट करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, पहला रीज़न ये है। दूसरा इसका रीज़न एक और है कि इस पे जो रिडक्शन होता है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, H+ का जो रिडक्शन होता है, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ H+। ठीक है, H+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेता है। ठीक है, तो H+ का जो रिडक्शन होता है, ये क्या होता है, जनरली नॉर्मल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे नहीं होता है, इसके लिए हमको एक्स्ट्रा रिडक्शन पोटेंशियल की नीड होती है, उसको कहते हैं ओवर पोटेंशियल। ठीक है, हाई ओवर पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे कहीं भी लिखा हो हाई ओवर पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे उससे ज़्यादा है, इसलिए इसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजंस होते हैं कि इसका जो ओवर पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन के रिडक्शन का, तो ये काफ़ी हाई होता है, और दूसरा है कि लेड ऑक्साइड की जो सरफेस पे जो कोटिंग बन जाती है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ओके, सो यहाँ पे जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल की नीड होती है, इसलिए लेड इलेक्ट्रोड इज काइनेटिकली अनफेवरेबल होता है, सो मच लार्जर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड बाय वाटर, ये वाटर से अनअफेक्टेड होते हैं। एसएन रिएक्ट विद स्टीम टू गिव SnO2। ठीक है, टिन जो होता है वो स्टीम से, ठीक है, स्टीम जो होती है वाटर स्टीम, उसके साथ रिएक्शन करके टिन ऑक्साइड बनाता है एंड H2 गैस बनाता है। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। ठीक है, ये ऑक्साइड फिल्म कौन सी है, लेड ऑक्साइड की है। ठीक है, ठीक है, लेड ऑक्साइड की ही फिल्म की वजह से क्या होता है, ये अनरिएक्टिव है। ठीक है, एंड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड से भी अनअफेक्टेड होते हैं। टिन डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूट HNO2। तो आप देख रहे हैं टिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम के साथ भी हो रहा है, और टिन यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये टिन रिएक्टिव है। ओके, जनरली अदर्स की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेड डिसॉल्व स्लोली इन द डाइल्यूट HCl, लेड भी डिसॉल्व हो जाता है HCl में, forming the sparingly soluble PbCl2 and quite readily in dilute HNO3 forming PbNO3 2 and oxide of nitrogen। Pb also dissolved in the organic acid, organic acid में भी dissolve हो जाता है, acetic acid, citric acid and oxalic acid। Pb does not dissolve in dilute H2SO4 because its surface coating of लेड सल्फेट इज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, जैसे मैंने बताया था कि जो लेड होता है, लेड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके लेड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे लेड को अगर हम क्या कर रहे हैं, लेड को हम सल्फ H2SO4 के साथ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये H2SO4 के साथ भी लेड सल्फेट बना लेगा, और जब लेड सल्फेट बन जाती है तो इसकी भी अगर फिल्म बन गई, ठीक है, उसके ऊपर लेड सल्फेट की फिल्म बन गई लेड के ऊपर, तो अब जो फर्दर जो H2SO4 आएगा वो लेड सल्फेट से रिएक्शन करेगा, ना कि लेड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी फिल्म अब लेड सल्फेट की हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी नहीं होती है, कम होती है, वेरी वेरी लो रिएक्टिविटी होती है विद H2SO4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड फिल्म। ओके, सो दिस इज द रीजन दैट H2SO4 डज नॉट रिएक्ट विद लेड एंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, इनको आप नोट डाउन कर लेना कि टिन रिएक्टिव होता है, कहाँ कहाँ पे रिएक्टिव होता है, किस किस से रिएक्शन करता है। ठीक है, इनकी टेबल बना सकते हो आप, जैसे भी आपको पढ़ना है। डायमंड इज अनअफेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड एसिड बट ग्रेफाइट रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर्मिंग मेटालिक एसिड। ओके, and with a mixture of hot concentrated HF HNO forming graphite oxide। Silicon is oxide and fluorinated by concentrated HF HNO3। Germanium dissolves slowly in hot concentrated H2SO4 and in HNO3। Acid dissolves in several concentrated acids। Pb does not dissolve in concentrated HCl because its surface coating। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेड जो है ना तो H2SO4 के साथ डिजोल्व हो रहा है, ना तो HCl के साथ, और दोनों का रीज़न क्या है, लेड कोटिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ें बार बार आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है।
एंड कार्बन इज अनअफेक्टेड बाय एल्कलीज, ठीक है, अनअफेक्टेड एल्कलीज का मतलब बेसिस, ठीक है, बेस के साथ इनका ये अनफेक्ट होते हैं। सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड रैपिडली विद हॉट सॉल्यूशन। सिलिकॉन जो है कोल्ड सॉल्यूशन NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हॉट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। गिविंग सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकेट, इनको मैंने पढ़ाया भी है, आगे भी देखेंगे। टिन एंड लेड आर स्लोली अटैक्ड बाई कोल्ड एल्कली एंड रैपिडली बाई हॉट एल्कली। एल्कली का बेसिस है एंड गिविंग स्टैंडनेट्स, ठीक है, स्टैनेट्स जो कंपाउंड होते हैं टिन के, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, एंड प्लम्बेट लेड के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। दस SN एंड PbR एम्फोटेरिक, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लेड एंड टिन क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। देखो हर जगह अलग अलग लिखा रहता है, बट यहाँ पे क्या है, ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेंगे इन दोनों के, ये स्टैनेट एंड प्लम्बेट, ओके। डायमंड डज नॉट रिएक्ट विद हैलोजेंस, डायमंड हैलोजन से रिएक्शन नहीं करता है, बट ग्रेफाइट रिएक्शन करता है, ठीक है, F2 के साथ। डायमंड कम रिएक्टिव होता है क्योंकि थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किससे करता है, डायमंड जनरली F से रिएक्शन, F2 से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक, हेलोजन से रिएक्शन नहीं करता है। ग्रेफाइट हमारा फ्लोरीन डाईफ्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर्मिंग इंटरकैलेशन कंपाउंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरकैलेशन कंपाउंड का, ठीक है। इंटरकैलेशन कंपाउंड्स ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इंटरकैलेशन कंपाउंड और ग्रेफाइट फ्लोराइड, ठीक, CFN। यहाँ पे n नंबर ऑफ फ्लोरीन और कार्बन के चेन बनती है, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिएक्ट रेडली विद द हेलोजेंस फॉर्मिंग द वोलेटाइल हैलाइड्स SiX, ठीक है, SiX4 वोलेटाइल हैलाइड्स बनाते हैं एंड GX4। SN and PB are less reactive. SN react with Cl2 and Br2 in the cold, and with F2 and I2 are warming, giving SNX4. PB react with F2 in the cold, forming PbO2, PbF2 and with Cl2 on heating give PbCl2। ओके, तो यहाँ पे आपने अगर पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ना कि हर एक लाइन में एक नई चीज़ लिख रखी है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है कि सारी चीज़ें एकदम याद रखी जा नहीं सकती, ठीक है, कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन किसके साथ नहीं करता है, क्यों, ठीक है। तो बट आप क्या कर सकते हैं, आप जनरली उन कॉन्सेप्ट्स को उठा सकते हैं या एक टेबल बना के आप जैसे टिन लिख लें, ऐसे SN लिख लें, इसको आप ऐसे पढ़ें, कार्बन लिख लें, फिर लिखिए इसके आगे इसके साथ रिएक्टिव, इसके साथ अनरिएक्टिव, इसके साथ रिएक्टिव, इसके साथ अनरिएक्टिव, और जो जो भी चीज़ें उनको लिख लें। फिर सिलिकॉन की टेबल बनाएं और उसके आगे लिख लें किसके साथ रिएक्टिव है, कब रिएक्टिव है। और इससे क्या होता है, इससे आपको सारी यहाँ से यहीं से बुक से ही आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए और फिर आपको कॉन्सेप्ट याद करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, कि इसके साथ कौन रिएक्शन करता है कौन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक्स भी बन जाएंगी, ट्रिक्स बना के भी आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में देखेंगे, और इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम ग्रेफाइट कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं लेक्चर शॉर्ट में ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी लेक्चर्स नहीं बताऊंगा, जिससे आप को जो है पढ़ने में ईजी रहे। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड हम चाहेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें चैनल को, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को। सो थैंक यू।